बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन से बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, कल की वीडियो भी और आज की भी आप देख रहे होंगे कि लाइट का इशू है, और लाइट का इशू इसलिए है कि हमारे गांव का ट्रांसफार्मर जल चुका है और इसकी अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि इसके ठीक होने में हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं। तो मैं अपने फ़ोन की लाइट पे ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपसे शेयर करना था। कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे बात करूंगा कि जो लोग कश्मीरियों के हवाले से बात करते हैं कि कश्मीरी क्या खाएंगे या इनके पास क्या है, या फिर वो लोग जो ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि कश्मीरी पाकिस्तान में रहते हैं और अगर ये ऐसा करेंगे तो क्या कहाँ जाएंगे, इस पे तफसील से बात करूंगा। मैं स्टार्ट ये करता हूँ कि नाज़रीन कि कश्मीरी ये कहना कि बहुत से सोशल मीडिया पे या आजकल जो छोटे मोटे प्रोग्राम हो रहे हैं, कहीं जो इंतज़ामिया की तरफ से हो रहे होते हैं, लोकल काउंसलर की तरफ से हो रहे होते हैं, दीगर इस तरह से नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि कश्मीरियों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और ये बात करते हैं ख़ुद मुख्तारी की या खुददारी की, या फिर ये पाकिस्तान का रास्ता रोकते हैं या एंट्री पॉइंट बंद करते हैं। बहुत से लोग ऐसे मिसाल देते हैं कि टमाटर, सब्ज़ी, आटा, बिजली, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से आती हैं और ये कश्मीरी किस बात पे बात करते हैं। तो इसमें मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो ये है नाज़रीन कि मैं चैलेंज करता हूँ लोगों को जो ऐसी बात करते हैं, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क बता दें, कोई ऐसी सुपर पावर बता दें, या कोई भी, चाहे वो तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता मुल्क हो, ऐसा बता दें जिसके अंदर सारी चीज़ें वो खुद पैदा कर रहा हो और उसे बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। दुनिया में जितनी भी सुपर पावर हैं उनके यहाँ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो ज़ेर मुबादला के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें देते हैं, उसके बदले में कुछ चीज़ें लेते हैं। और ये वाली जो बात है, ये बिल्कुल या तो कहीं 70 साल या 100 साल पुरानी बात है, या फिर ये उन लोगों के गलत फहमी है, या फिर उनका जो नैरेटिव है या नज़रिया है वो बहुत सतही लेवल पे है, जो ये सोचते हैं कि कश्मीरियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और वो कैसी बातें करते हैं आज़ादी की या खुद मुख्तारी की या किसी भी तहरीक की। तो इस हवाले से कि आज भी किसी ने ये सवाल किया हुआ था कि किसी कोई ये बता दे कि कश्मीर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कश्मीरी खुद पैदा करते हैं या कश्मीर में पैदा होती हो जिसका हम सहारा ले सकते हैं। तो उन साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो मुझे ये बता दें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर पैदा होती है। आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले कहा जाता था पाकिस्तान में कपास है, पाकिस्तान में गंदम है, पाकिस्तान में चावल पैदा होता है, पाकिस्तान के अंदर ये वसाइल हैं और बहुत कुछ है, बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी है। लेकिन इस वक्त कभी हम सुनते हैं कि टमाटर अफ़गानिस्तान से आता है, कभी हम सुनते हैं कि हमारी कुछ चीज़ें इंडिया से आती हैं, या कुछ इस तरह से तजारत हो रही होती है। तो जो मुल्क अपने लिए खुद नहीं पैदा कर सकता वो दूसरे मुल्क के लिए क्या पैदा करेगा। लेकिन इसके जवाब में मैं उस भाई साहब को ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर क्या पैदा होता है। कश्मीर का जो पानी है जिससे बिजली बनती है, पाकिस्तान कश्मीर का जो जो बिजली घर हैं, जो मंगला डैम हैं, जो दीगर जो ये जो जेलम नीलम जेलम प्रोजेक्ट बना है, इसके अलावा दीगर जो बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, ये कश्मीर के अंदर हैं और कश्मीर से ही बिजली बाहर जाती है। ये सबको पता है कि कश्मीर की टोटल जो ज़रूरत है बिजली की वो 350-400 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, जबकि कश्मीर के अंदर जो बिजली पैदा होती है वो 5000 या इस तरह से इसके करीब करीब बिजली, इतने मेगावाट बिजली पैदा होती है। कश्मीर की जो बिजली है, अगर सिर्फ यही कश्मीरी अपने हिस्से की मुफ्त बिजली लेकर बाकी सारी दुनिया को बांटते रहें तो ये भी बहुत है, इससे भी किसी चीज़ की हमें बाकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इससे आगे जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर का जो टूरिज़्म है, ये अलग बात है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जब किसी अच्छी चीज़ की बात करते हैं, तो कहा यह जाता है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है इसलिए प्रोजेक्ट नहीं लग सकते। इसके पीछे थ्योरी क्या है, कहानी क्या है, वो एक अलग बहस है, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन कश्मीर के अगर टूरिज़्म को डेवलप कर दिया जाए तो हमें दुनिया की बाकी किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास इतना पैसा आ सकता है कि हम सब कुछ खुद से अपना
प्रोड्यूस कर सकते हैं और बेहतरीन रोज़गार मुहैया कर सकते हैं सिर्फ टूरिज़्म की बुनियाद पे। लेकिन वो भी कौन नहीं करने दे रहा, क्यों इजाज़त नहीं हो रही, आप माहिदा कराची पढ़ें तो आपको सब समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं कि कश्मीरी, वो जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, समुंदर पार कश्मीरी हैं, उनका जो रेमिटेंस आ रहा है, अगर ये जो शौकत नवाज़ मीर की भी बात है कि जी कश्मीरी जो बैंक है, कश्मीर का जो बैंक है, अगर इसको नेशनलाइज कर दिया जाए, इसको इख्तियारात दिए जाएं और कश्मीर का जो रेमिटेंस है वो सारे का सारा कश्मीर के अंदर आए, तो उसके बदले में भी जो ज़ेर मुबादला हमारे हिस्से में आता है वो भी अरबों के हिसाब से हमारे हिस्से में आता है। इसके साथ हम जंगल की बात करें तो ये सबको पता है, जितने भी हमारे वज़ीर मशीर बैठे हुए हैं, इनकी इजाज़त से या इनकी परमिशन से हमारे जो खूबसूरत जंगल है, जो लकड़ी है, जिसमें दयार की लकड़ी है, चीड़ की लकड़ी है, दीगर जो लकड़ियां हैं, ये यहाँ से कैसे स्मगल होती हैं ये सब जानते हैं। अलग बात है कि आंखें सब ने बंद की हुई हैं। कश्मीरी अपने लिए जलाने की लकड़ी अगर ले तो उसे एक ज़िला तो दूसरे ज़िले की दूर की बात है, एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए छापा पड़ जाता है और उसे पूछा जाता है कि ये परमिट बताएं, दिखाएं, आप ये लकड़ियाँ कैसे ला सकते हैं। लेकिन जो ट्रकों के ट्रक भरकर यहाँ से लकड़ी पाकिस्तान में स्मगल होती है, उसका किसी को पता ही नहीं कि वो क्यों होती है और उसके बदले में क्या क्या आ सकता है। मज़ीद आगे अगर हम बात करें तो कश्मीर के अंदर जो पत्थर है, जैसे नीलम है, रूबी है, या दीगर जो इस तरह से कीमती पत्थर हैं, उनकी ही कोई कीमत नहीं है। अगर उसका भी अगर कारोबार किया जाए तो कश्मीरी माला माल हो सकते हैं। इससे आगे हमने ये भी बहुत दफ़ा सुना, बहुत बार सुना कि कभी हमने चाइना के हवाले से कहानी सुनी, कभी जापान के हवाले से बात सुनी कि उन्होंने कहा जी कि आप सिर्फ हमें मिट्टी दे दें अपनी, इसके बदले में हम आपको ये चीज़ें देंगे। और इसका मतलब ये है कि कश्मीर का पानी, लकड़ी, पत्थर, ये तो कीमती है ही है, ये तो सोना है। टूरिज़्म या दीगर जो चीज़ें हैं ये सोना है। लेकिन अगर कश्मीर की मिट्टी इतनी कीमती हो सकती है तो फिर कश्मीरियों को किस चीज़ की ज़रूरत है। आगे अगर हम बात करें तो बहुत दफ़ा ये भी हमारे सुनने में आया, और आया क्या है ये हकीकत है, ये अलग बात है कि आज के दौर में उसको इतनी वो नहीं है। कश्मीर का चावल दुनिया में सबसे बेहतरीन चावल माना जाता था, कश्मीर का सेब दुनिया में सबसे बेहतरीन सेब माना जाता था। कश्मीर के अंदर जो सब्जियां या दीगर जो चीज़ें हैं उगाई जा सकती हैं, अगर वही उगाई जाएं तो वो भी दुनिया की बेहतरीन जो चीज़ें हैं हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं कर रहे, अगर किसी का ये सवाल है तो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानियां हैं। तकसीम किया जा रहा होता है, इस तरह से दिलचस्पी ख़त्म कर दी जा रही होती है। एक तनवीर इलियास, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं नज़रियाती तौर पर तनवीर इलियास का बिल्कुल हामी नहीं हूँ। मैं तनवीर इलियास के किसी भी तरह से उससे इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन जो मैंने सुने उसके प्रोजेक्ट जो थे, जो टूरिज़्म के हवाले से थे, जो जीबी के हवाले से थे, जो महाजरीन के हवाले से थे, जो दीगर जो चीज़ें थी उसकी, वो इस तरह से थी कि जो कश्मीर को बहुत हद तक अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए तैयार कर सकती थी। लेकिन ये चीज़ किसी को पसंद ना आई और वो आज किस जगह पे उन्होंने पहुंचा रखा है ये सब आपके सामने है। इससे आगे चलते हैं, टाइम शार्ट है, बात करते हैं इंशाल्लाह, इस पर गायब गायब बात होती रहेगी। कि कोई ये भी मैंने सुना था कि एक शख्स ने, ये शख्स क्या है, हमारे बहुत से साबिक़ वज़ीर भी आप कह सकते हैं, वज़ीर आज़म भी कह सकते हैं, अतीक साहब ने भी बड़ी दफ़ा बात की, उस्मान अतीक ने भी की, और भी बहुत दफ़ा लोगों ने बात की है कि कश्मीरी जो है वो लाखों की तादाद में कश्मीरी पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, कराची, लाहौर, फ़लाँ शहरों में काम कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान के साथ ऐसा करेंगे तो अगर ये पाकिस्तानी कश्मीरियों को निकाल दें तो कश्मीरी भूखे मर जाएंगे, कैसे होंगे। मैं 3 हरूफ भेजता हूँ उन लोगों को, उनकी सोच पे, जो ये तकसीम पैदा करके ये नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे अवाम पाकिस्तान की हो या कश्मीर की हो, अवाम चाहे हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की हो, अवाम चाहे अमेरिका की हो या पाकिस्तान की हो, ये आज तक हमने तारीख उठाकर देख ली, 1947 की से लेकर 70 और 65 की जंग में भी देख लें, अवाम हमेशा एक दूसरे के दोस्त रहे हैं, अवाम हमेशा एक दूसरे के खैर ख्वाह रहे हैं। बीच में जो नफ़रत पैदा करने वाला एलिमेंट है, बीच में जो नफ़रत पैदा करने वाले लोग हैं, वो गुमनाम लोग हैं, उनका नाम सब जानते हैं, उनकी हालत सब जानते हैं। जिस शख्स ने ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है, इंतहाई वो बेवकूफ़ है कि कश्मीरियों को पाकिस्तान से निकाला जाए। क्यों निकाला जाए? क्या कश्मीरी वहाँ पे जाकर मुफ्त खाते हैं? क्या कश्मीरी वहाँ पे जाकर बगैर किसी उसके उनके यहाँ बोझ बने हुए हैं?
कश्मीरी हूँ या पाकिस्तानी हूँ, मैं माज़रत के साथ पाकिस्तानियों से माज़रत के साथ कहता हूँ, कश्मीरी हूँ या पाकिस्तानी हूँ या दुनिया का कोई भी शख्स हो, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में काम कर रहा है जाकर, चाहे वो सऊदीया में कर रहा है, दुबई में कर रहा है, अमेरिका में है, बरतानिया में है, किसी यूरोप के दूसरे मुल्क में है, पाकिस्तानी गया हुआ है, कश्मीरी गया हुआ है, कश्मीरी पाकिस्तान में जाकर काम करता है, पाकिस्तानी कश्मीर में आकर काम करते हैं, तो ये मुफ्त काम नहीं करते, ये अपनी मेहनत करके रेवेन्यू देते हैं उस खित्ते को, उस मुल्क को, और उसके बदले में उन्हें चंद टक्कों के अंदर उजरत मिलती है। वो सब आपको पता है कि उजरत क्या मिल रही होती है, जिससे वो मुश्किल से अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का रोज़ी रोटी पूरी करते हैं। तो जिस शख्स ने ये कहा कि पाकिस्तानी कश्मीरी को निकाल दें, ये असल में कश्मीर का और पाकिस्तान का दुश्मन है, जो ये नफ़रत पैदा करना चाह रहा होता है कि ये इस तरह से ऐसा, और ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया के मुल्क के जो अवाम है, लोग हैं, वो एक दूसरे मुल्कों में जाकर काम कर रहे होते हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि जी अमेरिका पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दे, बरतानिया पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दे? पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो दूसरे मुल्कों के लोगों के ऊपर केस भी बनाता है, उन्हें मारता भी है, उन्हें निकालता भी है, चाहे वो साफ़ी सिख हो या वो कोई दूसरा और हो। उनके लिए सिर्फ एक अमेरिका बहादुर को या बरतानिया को छोड़कर बाकी पाकिस्तानियों के लिए सब गद्दे घोड़े बराबर हैं, लेकिन ऐसा बाकी मुल्कों में नहीं है। और ना कभी कश्मीरी पाकिस्तान से नफ़रत करेंगे, ना पाकिस्तानी कश्मीर से नफ़रत करेंगे। ये जो नफ़रत है ये उसूल पे है, ये जो नफ़रत है ये पॉलिसी पे है, ये जो नफ़रत है ये हक़ रायदही पे है, ये जो नफ़रत है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे है, ये जो नफ़रत है ये सदारती ऑर्डिनेंस जैसे काले कानून के ख़िलाफ़ नफ़रत है। नफ़रत किसी इंसान से नहीं है। और मैं एक बार फिर आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ, जो लोग ये कहना चाहते हैं, जिनके पास ये जो सवाल करते हैं कि हमारे पास है क्या, हम ये हम वो, हमारे पास बहुत कुछ है। हमारी मिट्टी सोना है, हमारा पानी सोना है, हमारा जंगल सोना है, हमारी लकड़ी सोना है, हमारे अंदर पत्थर सोना है, हमारी जो फसलें हैं वो सोना है। हमारे यहाँ इतने वसाइल हैं कि हम इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं अपने नालों से, नदियों से, दरियाओं से, कि पूरी दुनिया अगर यहाँ से ले तो हम उसे दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो कोई पैदा करने इसलिए नहीं देता कि बिल्कुल उसी वडेरे वाली बात है कि वडेरा ये जानता है कि अगर मेरा मुज़ेरा, मेरा नौकर, मेरा मुलाज़म, मेरा जो ग़ुलाम है, अगर ये मिस्त्री है, ये हुनरमंद है, और अगर इसे अपना हुनर मैंने आज़माने दिया, इसको मैंने काम करने दिया, तो ये ख़ुद मुख्तार हो जाएगा, ये फिर मेरा मोहताज नहीं रहेगा। लिहाजा उसे मोहताज रखने के लिए वो उसे हुनर इस्तेमाल नहीं करने देता। असल कहानी ये है। तो मुझे उम्मीद है कि उन लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आगे अगर आपके मज़ीद सवालात हैं तो कमेंट्स में आप जो सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आगे किसी व्लॉग में मैं उस पे भी तफसील से आपसे बात करूंगा। इकबाल जंजुआ को अगले व्लॉग तक इजाज़त दें। इससे पहले कि मैं ये कहूँ कि ये जो सारी बात है ये कही नहीं गई, ये हमें मजबूर कर दिया जाता है कि हमें बोलना पड़ता है। सवाल इतने भोंगे और बेबुनियाद किस्म के होते हैं कि फिर उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए बात करनी पड़ती है। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि पिछले कुछ दिनों से मुसलसल मेरे सब्सक्राइबर गिर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है या कहीं उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुझे इससे गरज नहीं है कि कोई सुनता है या नहीं सुनता, पसंद करता है या नहीं करता, या कितने सब्सक्राइबर कितने इसका सुनने वाले हैं, या क्या इसकी स्टेटस है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें, और अपने सोवरेंटी और ख़ुददारी, खुद मुख्तारी के लिए हम जितनी भी हद तक हो सकता है हम बात भी करेंगे, सवाल का जवाब भी देंगे। इकबाल जंजुआ को अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।